हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं कमला जंगीड और आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है। और इसके अंदर भी जो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वाला जो अपना चैप्टर है, जो फैमिली प्लानिंग वाला चैप्टर है वहाँ से। क्योंकि जो अपना नॉरसेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नॉरसेट 2021 के अंदर 5 to 6 एमसीक्यू जो है सिर्फ फैमिली प्लानिंग के चैप्टर से पूछे गए थे। बाकी का जो कम्युनिटी का पोर्शन रहता है वो नॉरसेट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बनता है क्योंकि अपना जो एम्स हॉस्पिटल होता है ये टर्सरी लेवल का हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो है हाईएस्ट केयर फैसिलिटी रहती है। वहाँ पे पेरिफेरल हेल्थ का जो ज़्यादा संबंध एम्स से नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे रेफरल केसेस आते हैं। तो पेरिफेरल हेल्थ से संबंध कौन रखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो रहते हैं वो जो है वो पेरिफेरल हेल्थ से जुड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए बाकी सारे चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सब लोग जो है सीएचओ बनकर के जहाँ पोस्टेड होने वाले वो जगह कौन सी होती है, सब सेंटर होती है। भले ही कुछ जो है सीएचओ पोस्टेड है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, लेकिन जो भारत के अंदर जो सीएचओ की पोस्ट क्रिएट करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, भारत के अंदर जितने भी सब सेंटर बने हैं उनको मॉडिफाइड करके वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। इसीलिए आप लोगों को ब्रीज कोर्स करवाया जाएगा और प्राइमरी जो बेसिक केयर रहती हैं वो आपको सिखाई जाएगी। क्या मेडिसिन प्राइमरी लेवल पे आप दे सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आप सबके लिए, आईयूडी की सेकंड जनरेशन कौन सी है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की कौन सी सेकंड जनरेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कॉपर टी, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है फोम टेबलेट्स और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है लीप्स लूप। तो आप सब लोगों को अब तक कितनी जनरेशन आ चुकी है, इसकी 4 जनरेशन आ चुकी है। तो फर्स्ट जनरेशन इसकी कौन सी है आपको बताना है। लीप्स लूप जो है ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन इसकी कौन सी है, कॉपर कंटेनिंग है। कौन सी है, कॉपर कंटेनिंग जो कॉपर टी है ये क्या है, सेकेंड जनरेशन की है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड जनरेशन अगर आपको पूछे तो आपको बताना है प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग जो लिप्स लूप आते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग जो आईयूडी आती है ना, प्रोजेस्ट्रॉन जो कंटेनिंग आईयूडी आती है उसको अपन बोलते हैं थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है वो क्या आ गई है, फ्रेमलेस आईयूडी आ गई है। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो अभी चल रही है वो क्या है, फ्रेमलेस आईयूडी आ गई है, जिसके अंदर जो है गायनेफिक्स कॉपर करके आता है, एक फाइब्रो प्लांट करके जो आता है, एलएनजी जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर पढ़ा जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कॉपर टी क्या है, सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कौन है, लीप्स लूप है। थर्ड जनरेशन के अंदर जो एक पढ़ा जाता है, जो एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है एलएनजी, है ना। तो एलएनजी भी पूछा जा सकता है आपको। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या है, फ्रेमलेस आईयूडी आगे हैं। तो अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, फोर्थ जनरेशन चल रहा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, निम्न में से कौन सा फिजिकल बैरियर मेथड जो महिला एवं पुरुष दोनों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा कौन सा फिजिकल बैरियर मेथड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल बैरियर मेथड जो है कौन सा है जो फीमेल और मेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है वेजाइनल स्पंज, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है डायफ्राम, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कॉन्डोम और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है क्रीम। तो आप सब लोगों को पता है कि वेजाइनल स्पंज सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, फीमेल यूज़ कर सकती हैं। डायफ्राम भी कौन यूज़ कर सकता है, सिर्फ फीमेल यूज़ कर सकती है। क्रीम भी कहाँ लगाई जाती है, इंट्रा वेजाइनल लगाई जाती है, जिससे क्या है, जो कुछ क्रीम मार्केट के अंदर है वो क्या है, स्पर्मोसाइडल है। स्पर्मोसाइडल रहती है, यानी कि वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर जाती है। तो वो भी कौन यूज़ कर सकती है, सिर्फ फीमेल यूज़ कर सकती है। कॉन्डम जो होता है वो फीमेल और मेल दोनों ही टाइप का आता है मार्केट के अंदर, तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिजिकल बैरियर मेथड कॉन्डोम जो फीमेल और मेल दोनों यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन बी के अंदर जो डायफ्राम लिखा है, इसके टाइम ड्यूरेशन से कई बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पूछा गया है कि डायफ्राम कब इंसर्ट किया जाता है और कब इसको रिमूव करना होता है। तो बिफोर जो है 3 हार बिफोर कोइटस, 3 हार बिफोर कोइटस इसको यूज़ करते हैं, लगा दिया जाता है डायफ्राम को। और आफ्टर कोइटस जो है 6 और आफ्टर कोइटस इसको निकाल दिया जाता है। इसके ड्यूरेशन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और रहता है जिसका नाम है सर्वाइकल केप, है ना, एक रहती है सर्वाइकल केप।
उसके ड्यूरेशन से भी एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं। तो सर्वाइकल कैप कब लगाई जाती है, जो है 8 आवर बिफोर द कोइटस लगाई जाती है। कोइटस से 8 घंटे पहले लगाई जाती है और कोइटस के 48 घंटे बाद इसको निकाल दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है डायफ्राम यूज़ करने के टाइम से और सर्वाइकल कैप के यूज़ करने के टाइमिंग से पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, निम्न में से कौन सा प्रेगनेंसी स्पेसिंग मेथड नहीं है। प्रेगनेंसी के अंदर स्पेस देने वाला मेथड कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जी हाँ ये तो स्पेसिंग मेथड है ही, तभी तो लगाते हैं। ऑप्शन बी है ओरल पिल, ऑप्शन सी के अंदर है कॉन्डोम, ऑप्शन डी के अंदर है वेसेक्टमी। तो ओरल पिल, कॉन्डोम और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ये स्पेसिंग मेथड ही होते हैं, लेकिन वेसेक्टमी क्या है, स्पेस वाला नहीं है, ये तो परमानेंट ही सब कुछ खत्म कर देगा। इसीलिए जो नहीं है वो कौन सा है, वेसेक्टमी जो है स्पेसिंग मेथड नहीं है, ये क्या है, परमानेंट मेथड है। अगर आपने एक बार वेसेक्टमी कर ली और 30 इजैकुलेशन के बाद या 90 डे के बाद में ये जो मेल है ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, ये कभी भी प्रेगनेंसी जो है कंसीव कराने में अवेलेबल नहीं रह सकता। तो ये वेसेक्टमी क्या है, परमानेंट ख़त्म करने वाला काम है, ये स्पेसिंग मेथड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मिनिमम नीड प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। द्वितीय, तृतीय, पंचम और सातवीं जो अपनी मिनिमम नीड प्रोग्राम वाला जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट किया गया था, तो पंचवर्षीय से आप याद रख लेना, पंचम को आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग के लिए जाने वाला बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये आपको याद रखना है, बेरियर का ध्यान रखना है, इसलिए आप सवाल हमेशा सही पढ़ें उसके बाद ऑप्शन पढ़े, है ना। पहले एमसीक्यू को समझे कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ओरल पिल, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कॉपर टी, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कॉन्डम, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ट्यूबेक्टमी। तो इसमें क्या पूछा है आपने, भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला बेरियर मेथड है, तो ट्यूबेक्टमी क्या है, बेरियर मेथड नहीं है, तो परमानेंट डिस्ट्रॉय करने वाला काम है। और ओरल पिल और कॉपर टी ये क्या है, ये हार्मोनल मेथड है। ये कैसे है, बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, हालांकि ये बेरियर बनाते हैं लेकिन ये कैसे मेथड है, हार्मोनल के अंडर अपन पढ़ते हैं। और कॉन्डम कैसा है, जो है फिजिकल बेरियर मेथड होता है, तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेरियर मेथड कौन है, कॉन्डम। कॉपर टी जो है ये क्या करती हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करती हैं, कुछ केमिकल चेंजेस करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और मोस्टली ये करते क्या है, इसके ऊपर जो सरफेस एरिया रहता है कॉपर का, वो क्या करता है, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कॉपर टी लगाने का पर्पज़ क्या है, आपको बताना है, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करने का काम करती है कॉपर टी। ओरल पिल भी क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, हार्मोन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एसिरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम कब शुरू किया गया। एसिरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम कब आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1965 के अंदर, 1972 के अंदर, 1976 के अंदर, 1981 के अंदर। तो आपको बताना है जो एसिरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम है ये कब आया है। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, ये प्रोग्राम जो है ये कब आया, 1972 के अंदर आया। तो आंसर इसका क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1972 के अंदर एसिरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, माला डी में कुल 28 टैबलेट होती है, उनमें से कितनी टैबलेट हार्मोनल होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इजी एमसीक्यू है। और इस माला डी के अंदर जो है इसका कंपोजिशन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कितना क्या होता है ये भी पूछा गया है। तो माला डी के अंदर क्या होता है, 21 टैबलेट तो हार्मोनल होती है, प्लस 7 टैबलेट क्या रहती हैं, आयरन की रहती हैं। टोटल कितनी होती हैं, 28 होती हैं। और इसके अंदर टोटल हार्मोनल पिल्स कितनी होती हैं, 21 होती है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके कंपोजिशन से पूछा जाता है, तो इसके अंदर होता है इथेनॉल एस्ट्रोडियोल होता है, इथेनॉल एस्ट्रोडियोल जो है ये कितना होता है, 0.03 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा नॉर्जेस्ट्रॉल कितना होता है, इसके अंदर नॉर्जेस्ट्रॉल होता है 0.3 मिलीग्राम। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है।
इसके अंदर इथेनॉल एस्ट्रोडियोल कितना होता है, 0.03 मिलीग्राम होता है, और नोजेस्ट्रोल कितना होता है, 0.3 मिलीग्राम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा माराडी के अंदर 7 टैबलेट किसकी रहती हैं, आयरन की रहती हैं। आपको अगर ऐसा पूछा जाए, आपको अगर याद रहे तो आप याद रखना, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक फीमेल के अंदर आयरन कितना लॉस होता है, तो 30 मिलीग्राम जो आयरन लॉस होता है उसको रिप्लेस करने के लिए आयरन की टैबलेट इसके अंदर दी जाती है। वो कितनी होती है, 7 टैबलेट होती है। 21 जो होती है वो क्या है, हार्मोनल टैबलेट्स होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आईयूडी कब लगाए जाने चाहिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो अपन लगाते हैं कॉपर टी, ये कब लगाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट पहले लगा देते हैं। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है मेंस्ट्रुएशन के समय लगा देते हैं। ऑप्शन सी के अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन के 7 to 10 डे के भीतर लगा देते हैं। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ओवुलेशन के बाद लगा देते हैं। ये जो आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो रहता है, इसको लगाने का जो इसके पीछे का जो लॉजिक रहता है, ये टाइम ड्यूरेशन से एमसीक्यू क्यों पूछा जाता है, कब लगाना चाहिए। इसका लॉजिक होता है, जब फीमेल के अंदर सर्वाइकल ओस ओपन होता है उस टाइम आप क्या है, उससे अगर सर्वाइकल ओस ओपन नहीं है तो आप उसका इंसर्जन नहीं कर सकते। इसीलिए ये कब लगा सकते हैं, जब जो है सर्वाइकल ओस ओपन रहता है उस कंडीशन में। तो सर्वाइकल ओस ओपन कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब होता है। तब से लगाकर कुछ दिनों तक वो सर्वाइकल ओस ओपन रहता है, तो उस टाइम आप लगा सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्यों नहीं लगा सकते, जब सर्वाइकल ओस ओपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम होता है तो उस टाइम क्यों नहीं लगा सकते। तो कुछ फीमेल के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, ऐसी कंडीशन में उसका एक्सपल्सन हो सकता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके जो इनिशियली 2 से 3 दिन रहते हैं उस टाइम नहीं लगा सकते। उस टाइम जो है ब्लड का फ्लो ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में बाहर आ सकती है वो। तो कब लगा सकता है, तो इसका आइडियल टाइम क्या दे दिया इन्होंने, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 से 10 दिन के अंदर लगा देते हैं। उस टाइम क्या है, सर्वाइकल ओस ओपन रहता है, तो आप इसका इजीली जो है इंसर्जन कर देते हैं। आपने भी हॉस्पिटल के अंदर जो है प्रैक्टिकली सुना होगा, जो फीमेल को है डॉक्टर एडवाइस, अगर फीमेल बोलती है कि मुझे आईयूडी लगवाना है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आए उसके 2 दिन बाद आप आ जाना। तो उसके 2 दिन बाद क्यों आना, क्योंकि उसी टाइम क्या है ज़्यादातर ब्लड लॉस हो चुका होगा 2-3 दिन में, और उस टाइम क्या है सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा, तो उस टाइम इसका इंसर्जन इजीली किया जा सकता है। तो ये कब लगाते हैं, आइडियली इसका जो आंसर माना जाता है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 से 10 दिन के अंदर इसको लगा देते हैं। इसके अलावा एक और एमसीक्यू बनता है, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कब इंसर्जन करते हैं। कभी भी आप जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कहीं पे भी आपने अगर लेबर रूम में काम किया है, तो गवर्नमेंट ने ये जो है आईयूडी वहाँ पे अवेलेबल रख रखी है। और जितने भी नर्सेज है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ भी लेबर रूम के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ भी काम कर रही है लेबर रूम के अंदर, उन नर्सेज को फीमेल को जो जिस फीमेल के अंदर 1 से 2 बच्चे हैं उनको एनकरेज करने के पैसे दिए जाते हैं आईयूडी लगाने के, है ना। इसको क्या बोलते हैं, PPIUCD इसको बोला जाता है, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसको बोला जाता है। वहाँ पे क्या है, जिस फीमेल के 1 से 2 बच्चे होते हैं उनको जो है नर्सेज होती हैं वो उनका एनकरेज करती है कि आपके जो है 2 बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए, स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम आपके जो है एक आईयूडी कॉपर टी लगा देते हैं, जिससे आप बाद में हटा सकते हैं। तो उस टाइम जो है वो लगाते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो डिलीवरी के 15 मिनट बाद से लगाकर 48 आवर के अंदर अंदर जो लगाया जाता है, डिलीवरी के 15 मिनट के बाद, यानी कि प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होने के बाद 48 आवर तक जो लगाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, PPIUCD बोलते हैं, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाया जाता है। और जो नर्सेज उनको एनकरेज करके लगाती हैं उनको भी कुछ गवर्नमेंट पैसे देती हैं, ये चीज़ भी रहती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नलीपेरस वुमन को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़्यादा उपयोग में नहीं होता है। नलीपेरस वुमन होती कौन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कॉन्डोम, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कॉपर टी, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ओरल पिल्स, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑल। तो नलीपेरस वुमन होती कौन है, वो फीमेल जो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन उसका क्या है रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, इसीलिए उस फीमेल ने कोई भी एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई अब तक। और जो फीमेल जो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नली ग्रेविडा बोलते हैं। नली ग्रेविडा मतलब उसका यूट्रस कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। नली पेरस वुमन का यूट्रस प्रेग्नेंट तो हुआ है लेकिन उसने कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाई अब तक, उसका रिकरेंट एबॉर्शन हो गया है। तो ऐसी फीमेल के अंदर आप क्या अवॉइड करेंगी, कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको पूछा जा रहा है। कॉन्डोम, कॉपर टी, ओरल पिल और ऑल।
तो ऐसी फीमेल जो नली पेरस है उसके यूट्रस के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस और नहीं हो, उसके लिए उसको अवॉइड क्या किया जाता है, कॉपर टी इसके अंदर अवॉइड करते हैं, कॉपर टी इसके अंदर नहीं लगा सकते। ओरल पिल वो ले सकती है, कॉन्डोम का यूज़ कर सकती है, लेकिन कॉपर टी उसके अंदर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कॉपर टी क्या करता है, अपनी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस कर देती है, और ऐसी फीमेल जिसके अंदर रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है तो उस फीमेल में दोबारा एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए कॉपर टी इसके अंदर यूज नहीं करते हैं आइडियली। ये आपसे पूछा गया है। आंसर इसका क्या है? बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, वासेक्टमी करवाने के बाद कितने दिन तक इस सीमन के अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है 1 to 5 डे, ऑप्शन बी के अंदर 20 to 30 डे, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है 5 to 15 डे, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है 50 to 80 डे। अगर आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है स्पर्म जो है oogenesis और स्पर्मियोजेनेसिस का जो है वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके डाला है। होता क्या है, वासेक्टमी के बाद में ये जो अपना मेल जो है डक्टल सिस्टम रहता है, इसके अंदर स्पर्म कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं, इसीलिए उस फीमेल मेल को जिसके अंदर वासेक्टमी हुई है उसको अपन क्या एडवाइस करते हैं कि हम आपके वास डिफरेंस को कट तो कर दिया है, लेकिन आपके इस डक्टल सिस्टम के अंदर अभी भी जो है स्पर्म जिंदा है, और अगर आप इस दौरान जो है कंप्लीट स्टेराइल नहीं हुए हैं, अगर आप जो है ये सोच रहे हैं कि मेरी वासेक्टमी हो गई है तो अभी जो है मुझे प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे मेल को अपन क्या बोलते हैं, आप तो या तो 30 इजैकुलेशन तक 30 इजैकुलेशन जो है प्रोटेक्शन के साथ करें, 30 इजैकुलेशन प्रोटेक्शन के साथ करें, या फिर 90 डे तक आप जो है इसका जो है प्रोटेक्शन यूज़ करें। 90 डे, 3 मंथ, 30 इजैकुलेशन, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका रीज़न क्या है, वासेक्टमी के अंदर वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, लेकिन डक्टल सिस्टम के अंदर कुछ दिन तक स्पर्म जिंदा रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है, इसीलिए 30 इजैकुलेशन या 90 डे तक प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, जो हायर रेंज इसके अंदर लिखी है 50 to 80 डे इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, IUD के साइड इफेक्ट कौन से होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के कौन से साइड इफेक्ट रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन और ऑल। तो जब भी आपको अगर पूछे कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो आपको जवाब देना है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इसका जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसके अलावा इसके अंदर इन्फेक्शन होने के और परफोरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं, अगर लगाने वाला जो है वो क्या है ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में परफोरेशन भी यूट्रस के अंदर हो जाता है। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, ये सारी चीज़ें जो है IUD के जो है साइड इफेक्ट रहते हैं। आंसर इसका क्या है, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, डॉवरी प्रोहिबिट एक्ट कब आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। डॉवरी प्रोहिबिट एक्ट कब आया, 1955 के अंदर, 1961 के अंदर, 1966 के अंदर और 1986 के अंदर कब आया है डॉवरी जो है दहेज प्रथा प्रोहिबिट करने का एक्ट कब बना, ये आपसे पूछा गया है। तो डॉवरी प्रोहिबिट एक्ट कब बनाई, तो इसका जवाब आपको क्या देना है, 1961 के अंदर जो है डॉवरी प्रोहिबिट एक्ट बना। आंसर इज द बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, PNDT एक्ट कब आया, ये आपसे पूछा जाता है। PNDT एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है ना। तो प्री नेटल क्या करते हैं लोग, जो आपने जब भी कोई भी सोनोग्राफी सेंटर पे आप जाते हो वहाँ पे लिखा है हमारे यहाँ पे भ्रूण का जो है डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है, तो वो क्यों नहीं किया जाता है, तो भारत के अंदर एक PNDT एक्ट, तो PNDT एक्ट कब आया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो PNDT का क्या मतलब है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इसको बोला जाता है, या इसको आप PNDT एक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, PNDT भी बोला जाता है। और ये कब जहाँ पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन से जो है लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था कि फीमेल अपने को नहीं चाहिए, गर्ल्स बेबी नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने क्या किया, जो है सोनोग्राफी से देख लिया कि बच्चा क्या है फीमेल बेबी है, तो ऐसे बच्चों का एबॉर्शन करवाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक PNDT एक्ट बनाया और उसके थ्रू जो अपनी सोनोग्राफी मशीन रहती है उसके अंदर चिप रहती है एक, उसके बिना सोनोग्राफी रन नहीं होता है, और इस एक्ट के थ्रू वो लगा दिया ताकि कोई भी लोग जो है इसका गलत यूज़ नहीं कर सके। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं सोनोग्राफी के अंदर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है अगर पता उनको चलता भी है तो वो भी उनको बताते नहीं हैं कि बच्चा क्या है, फीमेल बेबी है या मेल बेबी है। ये ऐसा सिर्फ भारत के अंदर है। अमेरिका के अंदर
जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फीमेल बेबी नहीं चाहिए या मेल बेबी नहीं चाहिए। तो ये भारत के अंदर एक एक्ट बना है PCPNDT एक्ट, जिसको बोलते हैं, ये आया है 1994 के अंदर। आंसर इसका क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब कब पास हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ये जो अडल्ट्रेशन वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है। अडल्ट्रेशन के अंदर अगर आपने बॉर्नवीटा वगैरह का एग्जाम्पल पढ़ा है तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो है अच्छे न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं, उसको भी अडल्ट्रेशन बोला जाता है। लेकिन जो मार्केट के अंदर है कुछ चीज़ें जो है जिसके अंदर कुछ ज़्यादा हार्मफुल, हेल्थ के लिए जो हार्मफुल चीज़ें उनका जो है खाने की चीज़ों के अंदर जो है मिक्सिंग किया जाता है, तो इसीलिए से एक एक्ट बना प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, है ना। फूड के अंदर हार्मफुल चीज़ों का जो है मिक्सिंग नहीं है, उसके लिए एक एक्ट बना है। और मार्केट से अगर आप कुछ जो है खाने की चीज़ें लाते हैं तो उसके ऊपर इसका लोगो रहता है कि ये क्या है, इसके अंदर किसी तरह की गलत चीज़ों का मिक्सर नहीं है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। ऑप्शन ए के अंदर है 1953, ऑप्शन बी के अंदर है 1954, ऑप्शन सी के अंदर है 1957 और ऑप्शन डी के अंदर है 1957। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन वाला एक्ट कब आया? 1954 के अंदर है। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ लोगों ने डिमांड की है कि नंबर ऑफ MCQ इंक्रीज़ करें, तो मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा MCQ जो है अपलोड करने में थोड़ा सा इश्यू रहता है इंटरनेट का भी, इसीलिए जो है मैं कर नहीं पाती हूँ। बाकी मेरा तो मन करता है कि मैं 2-3 घंटे की क्लास लेके अपलोड कर दूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू रहता है, तो आप तक जो कंटेंट आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ नंबर ऑफ MCQ को बढ़ाने की, ताकि आप तक जो है ज़्यादा चीज़ें पहुँचे। इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर कुछ और चैप्टर बच गए हैं, उनमें से आपसे जो ज़्यादा MCQ बनते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो लेक्चर में। आप सब लोगों को क्या करना है, सबका हेल्पिंग हैंड बनना है और दूसरे लोगों तक ये वीडियो शेयर करते रहना है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।